लो जी बेटा जी, पार्टनरशिप के टेस्ट की डिस्कशन शुरू है। पहला सवाल भी इसमें आ रखा है पेपर में, इस तरह का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। जब आपने सारा थ्योरी थ्योरी पढ़ा होगा तो आंसर हुआ होगा, अटेम्प्ट किया भी, कई बार तो बच्चे करते ही नहीं थ्योरी देख के। किया था। हाँ चलो आओ सर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जरा इसको आगे के लिए भी सुन लेना और अपना नोट डाउन कर लेना जैसे भी है। डब्ल्यू पेड अ प्रीमियम टू अदर पार्टनर ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन टू द फर्म विद ए कंडीशन की फर्म जड़ी है वो डिसॉल्व नहीं होगी 5 साल से पहले। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमारे पास है इस चैप्टर में कि वो 5 साल के लिए गुडविल प्रीमियम पे करता है, फिर उससे पहले वो फर्म बंद कर देते हैं। तो विड्रॉल किस तरह करना है याद होगा आप सबको। बोलो भाई। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है ना जिसके अंदर अपन ने उसको फिर पैसे वापस करने पड़ते हैं, पर थ्योरी इसमें नहीं हमने की हुई। फर्म डिसॉल्व होगी 3 साल बाद ही। बबलू को कितने सपने दिखाए गए थे? 5 साल के सपने दिखाए गए थे सर। 3 साल बाद फर्म खत्म है। अभी 2 साल का अनएक्सपायर्ड पीरियड है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, बबलू के अकॉर्डिंग जो फर्म चली नहीं। डब्ल्यू क्लेम्स द रिफंड ऑफ द प्रीमियम, लिस्ट द क्राइटेरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड। कहता आप बताओ यार किस तरह हो सकता है रिफंड रिफंड। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। If the firm is dissolved before the term expire, as in case W being a partner who paid the premium will have to be repaid or refunded। ये उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं। वहाँ शायद 5 साल के लिए उसने 20,000 रुपये दिए होते हैं, तो आपका कहा जाता है जी 20,000 तो 5 साल के लिए थे, अभी तो 3 साल ही बीते हैं, 2 साल रहते हैं, वो पैसे वापस करो। अभी तक की लाइन ने तो यही कहा है कि हाँ भी रिफंड क्लेम कर सकता है। क्राइटेरिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अमाउंट, कोई लिस्ट दी क्राइटेरिया पूछा हो ना, ये अब ये थ्योरी ना पढ़ी हो तो इतना अच्छा लिखा नहीं जाता। कहता क्राइटेरिया तो यही होगा, टर्म्स अपॉन विच द एडमिशन वाज मेड। मतलब देखो कि जब आप इस फॉर्म में एंटर हुए थे तो टर्म्स कंडीशन क्या रखी गई थी कि रिफंड होगा या नहीं होगा। टाइम पीरियड फॉर विच इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल नॉट बी रिजॉल्व्ड। टाइम पीरियड फॉर विच द फर्म हैज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेंस। मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रख के रिफंड कैलकुलेट हो जाएगा। तीन चीज़ें हैं। टर्म्स ऑफ द एडमिशन, कितनी देर फर्म नहीं बंद होगी जो गारंटी दी गई थी, और कितनी देर फर्म एग्जिस्टेंस में है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई थ्योरी अपने आप को ही लिख सकता है। लिखी भी ऐसी थ्योरी तुमने कोई इसमें? ना सर, ये थोड़ा या देख लेना, ये अगर बात करें तो नवंबर 18 के पेपर में भी आया हुआ है, जब पार्टनरशिप शायद पहले ग्रुप में ही होती थी उस वक्त। तो तब भी ये पेपर में सवाल आ रखा है, तो इसको करके जाना। फिर लिस्ट आउट एनी टू कंडीशन व्हेन नो क्लेम इन दिस रिस्पेक्ट विल अराइज। मतलब जब वो रिफंड नहीं होगा आपका, मतलब चाहे आपको गारंटी दी गई थी 5 साल की, 3 साल चलने के बाद फर्म बंद हो गई है, कह रहा रिफंड नहीं मिलेगा आपको, पर कोई क्लेम नहीं होगा। कारण सिचुएशंस, कहता नो क्लेम फॉर रिफंड विल अराइज अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, उस सिचुएशन में नहीं। या डिसोल्यूशन जो है बेसिकली बिकॉज ऑफ इसी बंदे का मिसकंडक्ट, डब्ल्यू के मिसकंडक्ट के कारण। दोनों ही बड़े जेन्युइन केस हैं। तीसरा थोड़ा या आपको ध्यान से समझना है। इफ द डिसोल्यूशन इज थ्रू एन एग्रीमेंट एंड सच एन एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ स्टिपुलेशन फॉर रिफंड। कहता है जो फर्म डिसॉल्व की है वो हमने एक एग्रीमेंट के तहत की है, जैसे सीएज में हो जाता है कि कई बार पार्टनरशिप नहीं सेट बैठती तो फिर वो एक डिसोल्यूशन डीड साइन कर लेते हैं, एक डिसोल्यूशन एग्रीमेंट बना लेते हैं, और उसके अंदर सारे पार्टनर एग्री करते हैं, और उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जाता कि जिसको गारंटी दी थी उसे रिफंड देंगे कि नहीं, मतलब कि इट इज देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो तीन सिचुएशन है जहाँ रिफंड नहीं मिलेगा। एक तो डेथ की वजह से जो डिसोल्यूशन हो रहा हो, दूसरा जिसने पैसे दिए हो उसी का ही कोई मिसकंडक्ट हो, या डिसोल्यूशन एग्रीमेंट में ये नहीं है प्रोविजन की रिफंड हो सकता। तो ये थोड़ा जा आपका कुछ। हाँ जी। हाँ जी। क्या? क्या? नहीं ये सर देखो, ज़्यादा ना ये एक्ट उक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट उक्ट में भी पढ़ सकते हैं। जितना इंस्टीट्यूट इसमें रखे उतना ही रखो, इसमें अपने हिसाब से नॉर्मली ना बनाओ, क्योंकि वो कंडीशंस हैं कि नहीं, तो उसमें हमें पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ेगा पूरा कि जे इतना हो। बाकी बोल लो एक बार, क्या क्या बोले थे आपने? हाँ वो भी नेचुरल है। हाँ दूसरा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट तो चलो जेन्युइन है कि जो बंदा खुद ही गए जी मैं तो 5 साल रहना ही नहीं, मैं यहाँ से जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी पार्टनर कहेंगे फिर किस बात का रिफंड, फर्म थोड़ी ना बंद हो रही है, तो तू खुद ही जा रहा है। तो वो वाला तो जेन्युइन है, उसके इसमें तो रिफंड सच में नहीं होगा। ठीक है।
तो लिख सकते हैं थोड़ा, मतलब कि अगर प्रॉपर अगर गाइडेंस दें तो फिर यही है कि भाई ज़्यादा आप इसको फॉलो कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी सर। नहीं, उन्होंने लिखा है कि भाई लिस्ट आउट एनी टू कंडीशन व्हेन नो क्लेम इन दिस रिस्पेक्ट फर्म इज डिसॉल्व्ड आफ्टर 3 इयर्स। वो तो ऐसे लिख रहा है ना भाई, तभी तो मैं इसको कह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं ये बना रहा हूँ कि कब रिफंड नहीं मिलेगा। अब हम इस केस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो ऐसे बना रहा है कि किन सिचुएशंस में रिफंड नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे तो डिसोल्यूशन वाली ही कंडीशन थी ना। तो आप ठीक कह रहे हो, ज्यादा स्पेसिफिक आंसर तो यही है ना। वो भाई वो समझ गए, वो दूसरा भाई किस तरह बना रहा है कि जैसे सारे ऐसे केसेस की जब वो रिफंड नहीं मिलेगा, कि उसमें वो बना रहा है कि जैसे वो वॉलंटरली खुद ही छोड़ के चला गया तो। ठीक है। नहीं सर, मैं इस तरह कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं पार्टनरशिप एक्ट में ये वाला पॉइंट इन्हें एग्जैक्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो मिसकंडक्ट में वो आप वो काउंट तो कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि जब मिसकंडक्ट है उनका मतलब ये चीज़ होगी उसमें इंक्लूडेड के नहीं। तो इसमें वो यार वैसे वाला क्वेश्चन ना बनाओ कि या तो आप ये पूरा एक्ट में ले जाओ जी, पॉइंट क्या क्या है। वो बहुत लंबा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि इट इज़ हार्डली 2 या 4 मार्क्स क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है जो हमने इसे दिए हैं। कंडीशन सामने है। नेचुरल है कि आपने उसको पढ़ा नहीं हुआ था, ये दिया आपके मॉड्यूल में ही हुआ है एज इट इज। मतलब जब आप स्टार्टिंग में पढ़ें तो आपको मिल जाएगा पहले वाले स्टार्टिंग वाले पेजेस में ही। वो इतना ही टू दी पॉइंट ही ठीक रहेगा इस केस में तो। ओ सर, वो थ्योरी तो वैसे है यार कि जो बहुत वो फ्रेमवर्क दे रखी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वो तो ज़्यादा ग्रुप 1 में ही है, एडवांस में तो इतना है भी नहीं, इसमें तो छोटे छोटे बीच में पॉइंट है। ये तो चलो इसके साथ ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाराज ना हो करो यार। ये बड़ा तुमने कोई जब बाद में थ्योरी का टेस्ट होना, तुमने पार्टनरशिप खोल के थोड़ा ना ये क्वेश्चन पढ़ना था। तब भी ये सरप्राइज पैकेज की तरह ही आना था। फिर तुमने थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर्स में चले जाना था। मतलब कि 1 2 वर्ड्स पेपर में आया, उसके बाद हम अलर्ट हुए हैं। फ्रैंकली हमने भी उससे पहले कभी नहीं कराया था भाई। इतना कौन पार्टनरशिप में थ्योरी पढ़ता है। बट नवंबर 18 और उससे एक बार पहले और ये पेपर में आपको मिल जाएगा। नवंबर 18 में तो बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा। इसके बाद जी डिसोल्यूशन में जो नॉर्मल सा होता है कि गार्डनवर्सी मुरई की एप्लीकेशन वाला सवाल है। पहले इधर तुम रियलाइजेशन लॉस चेक कर लो, ताकि उसमें कितने अटकते हैं मैं उस हिसाब से डिस्कशन करूँ। ये चेक करो, इतना लॉस है। तो ये तो होना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बच्चा गलत कर दे। 23,050 का लॉस भी बाकी बंदे भी बोल लो जरा। कुणाल नहीं बोला बेटा। हम्म। नहीं आया। देख लो भाई, एक बार एडजस्टमेंट गो थ्रू हो जो। नॉर्मल है जी, एसेट जेडे जेडे आपको दिख रहे हैं वो ट्रांसफर करने। बैंक छोड़ देना, डेटर ट्रांसफर कर देना, स्टॉक प्रीपेड ये सब पेटेंट ट्रांसफर कर देना। क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर तो है ही है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी होता है, पता है ना सबको। एम्प्लॉय का पैसा है जो हमने एम्प्लॉयज को देना है जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं, रिटायर होते हैं। 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देख लो यार, कहाँ गलती की। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ऑफ सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू इज 5,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 3200। सर इसका तो कोई एंट्री नहीं होगा। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 400। तो भाई यहाँ से आप 15,700 में से 3200 वो एडजस्ट कर दो। बाकी जो बचा 400 के डिस्काउंट पे पे कर दो। बोलो भी हुआ ऐसा। देन देयर वाज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो बीसीआर की थी, ये बैलेंस शीट में नहीं थी, एसेट ट्रीट नहीं किया होगा और ये सरेंडर कर देगी एंड में। तो बाय बैंक पैसा आ जाना है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, जेएलपी का जितना सरेंडर वैल्यू हो वही आएगा। रिमेनिंग एसेट ऐसे ऐसे बेचे। अब इसमें भी कोई पॉइंट तो लग नहीं रहा बेटा। ਹੁਣ हो क्या सकता है अगर बंदे ने गड़बड़ की है। पेटेंट्स में गड़बड़ कर दी होगी, ਉਹਦੀ रिलाइजेबल वैल्यू में गड़बड़ होगी। देखो पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी वो कोई कितने पे भी लेके जाए, आप तो अपनी बुक वैल्यू इसमें से 5,000 माइनस करो। अब बुक्स में कितने का पेटेंट बचा? 3,000। ये 3,000 का पेटेंट 60% पे बेच दो बेटा। 1,800 रुपये में पेटेंट बिकेगा आपका। तो चेक करो जी कुणाल जी, आपको मिस्टेक मिल गई होगी। कई बार फिर बच्चों से प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करनी रह जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है काफ़ी ध्यान से। बाकी जब तक डिसोल्यूशन की इसके पॉइंट है वो इंसॉल्वेंसी वाला, वो ये फेवरेट पॉइंट है जी। 4 पार्टनर क्वेश्चन बनाते ही इंस्टीट्यूट इसलिए। 4 में से 2 डेबिट होते हैं, डेबिट वाले में से एक ने इंसॉल्वेंट हो जाना होता है, और एक रहेगा सॉल्वेंट पर रहेगा डेबिट में, याद है ना। वीनस नेपच्यून प्लूटो सेचुरन है, बहुत क्वेश्चन है यार इस पे, बहुत आते हैं ये।
तो ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि चलो भाई आप एक बार करके देख लो, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पुराना और घिसा पिटा है। ये क्रेडिट वाले, ये डेबिट वाले, ये रियलाइजेशन लॉस आ गया। कौन है भी इंसॉल्वेंट बताया होगा? डी बिकेम इंसॉल्वेंट 25 पैसे देगा भाई, इन अ रुपी। तो ये डी भाई हैं, इनका ये डेबिट देख लो जी, इसमें अब आप हिसाब किताब लगा के 25 पैसे के हिसाब से इतना आएगा। अब सी जड़ा है वो पार्टनर है सॉल्वेंट बट रहेगा डेबिट में। तो इसका याद है ना क्या खास बात होती है इसमें? बोलो फिर क्या खास बात होती है? हाँ, ये इंसॉल्वेंसी वाला लॉस नहीं बियर करता होता, याद है? गार्डनर और सिमरई में ये चीज डिसाइड हुई थी। पर अपना शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस ये भी कैश में लाता है, ये देखो, ये शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस ये भी कैश में ला रहा है। इंसॉल्वेंसी का लॉस जो है वो ए और बी ही बेयर करेंगे। और एज रिगार्ड बेटा कैपिटल रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसमें कैपिटल में एक ही चीज़ थी, तो 2:1 की रेशियो में डेफिशिएंसी शेयर हुई होगी। बोलो हुई हुई है? सी से 3200 रुपये मंगवा लिया आपने बचे हुए, और ए और बी की पेमेंट जसप्रीत तू बोल नहीं रहा भाई, मेरे को लग नहीं रहा तेरा हुआ हुआ। गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ज़्यादा हो रही है वैसे बेटा, एज काफ़ी लग रही है। थोड़ा टाइम प्रैक्टिस में लगाओ, कई बार ये होता है तैयारी करते हुए तो आप सिर्फ पलट देते हो असाइनमेंट के पेज पूज, अच्छा हो गया हो गया। रिटर्न प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लगाओ। जैसे बड़ा चैप्टर है, एडवांस में था जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एक ऐसा चैप्टर है जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन भी ले आता है। 15 तक तो चलो इसने आना ही होता है ना, तो ये तो मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए। सर अगला थोड़ा जाए, एक पॉइंट इसमें भी बढ़िया मिलेगा आपको, वो देना बैंक और एक्सिस बैंक वाला, वो मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। Hari, Lal, and Jay have been in partnership for number of years, sharing profit losses 2-1। इनका होलसेल स्टेशनर नाम है जी हरी ब्रदर्स के नाम से। अब ये कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप को लिमिटेड कंपनी में। क्लास में मेरे फेवरेट वाले केस होते हैं, क्योंकि इस तरह के केस हमारे पास प्रैक्टिस में भी आएंगे। अब ये स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं इस नाम से। अब ये कह रहे हैं हमारी ना कंपनी बना दो, जिसका नाम होगा हरी लिमिटेड। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसमें पता होना चाहिए। इट्स अ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, है ध्यान में? इसमें क्या होता है कि एसेट लायबिलिटी कंपनी को दे दिए जाते हैं, और कंपनी बदले में परचेज कंसिडरेशन फर्म को पे करती है। और उसमें दिक्कत आती है बांटने में, कोई कुछ, कई बार उसमें शेयर्स दे दिए जाते हैं, कई बार शेयर के साथ साथ डिबेंचर भी दे दिए जाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट होता है। और जो रियल लाइफ जो तुम सीए वाली प्रैक्टिस वाली बात करो, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो होती है। इमीडिएटली बिफोर कन्वर्जन बैलेंस शीट फर्म की आपके सामने है। इसके अंदर दो बैंक है इनके, एक एक्सिस बैंक में खाता है और एक देना बैंक में। देना बैंक में लगता है ओडी में चल रहा है, एक्सिस में पैसा है। इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है, फर्म के 2 3 क्या 5 6 करंट अकाउंट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिस तरह इस क्वेश्चन में गेम खेली गई है, बंदा फंस सकता है, ध्यान रखना अपना। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन आर दैट हरी इज टू टेक ओवर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ हरी ब्रदर एज अंडर हरी लिमिटेड। मतलब जो कंपनी है वो हरी ब्रदर जो फर्म है वो एसेट लाइबिलिटी इन वैल्यूज पे ले जाएगी। तो जिसमें आप देख रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, इससे बंदे को दिमाग में आ जाता है कि नेट एसेट मेथड से पीसी आ जाएगी। पर अभी जल्दी ना करे, एग्रीड वैल्यू एसेट माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और एसेट की वैल्यू में साथ में गुडविल भी है, ध्यान रखें। क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक is to be transferred to Dena Bank before all other dissolution entries are effected in partnership ledger। ध्यान दो ऊपर, देना बैंक में कितना बैलेंस है? BCROD, बोलो भी है इतना। और एक्सिस बैंक में कितना है? 5,000 पॉजिटिव। अब वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस जो एक्सिस बैंक में है, भाई भाई सबको 5,000 दिख रहा है ना, इसको ट्रांसफर कर दो, इसको कहता है ट्रांसफर कर दो देना बैंक में बिफोर ऑल अदर डिसोल्यूशन एंट्रीज आर अफेक्टेड। तो बंदा कहता है चलो ठीक है, नेट हो जाएगा। अब अगर 5,000 वाला इधर 20,000 वाले ओडी में जाता है तो ओडी कम हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन तो बंदा इजी से ही लेता है कि चलो भाई ठीक है, ओडी कम हो जाएगा। आपने भी यही सोचा होगा पहले तो। हम्म। फिर कहता है लाल जो है वन ऑफ द मोटर व्हीकल को टेक ओवर भी करना चाहता है इतने पे, चलो ये भी हो जाएगा। ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड फ्रॉम दीना बैंक अकाउंट। हाँ जी, अब मसला उलझेगा। हम दीना बैंक बातों बातों में 15,000 पे ले आए थे। ये अदर लाइबिलिटी की मैं बात करूं,
क्रेडिटर तो बेटा जी देखो ये लेके जा रहे हैं हरी लिमिटेड वाले। फिर और लाइबिलिटी बची कौन सी बेटा जो देना बैंक में से पे करनी है आपने? सर ये लोन्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, एक तो हरी से है, कोई गोपी लिमिटेड से है। ये 10,000 के लोन है, मतलब आप यहाँ से पे कराना चाहते हैं? ऐसा अगर हुआ तो जो बैंक पहले ही ओडी में है, ये ओडी है 15,000, याद है ना देना बैंक का? इसमें अगर ये पे हो गए तो बेटा ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 25,000। फिर उस ओवरड्राफ्ट का क्या होगा ये सोचो। बोलो बोलो बोलो। यही गेम है इसमें। नहीं वैसे तो कंपनी को ही टेक ओवर कराना चाहिए भाई, क्योंकि पार्टनर के लाइबिलिटी खड़ी है यार, पार्टनर की कैपिटल में से रिड्यूस करने की क्या जरूरत है। बाकी पढ़ते हैं, शायद कोई हिंट हमें मिले, अभी क्वेश्चन पूरी रीडिंग नहीं हुई है। पीसी इज टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 60,000 रुपीज, 60,000 10% डिवेंचर पार्टनर, ठीक है, प्लस इक्विटी शेयर वन ईच, ठीक है, टू मेक अप द बैलेंस ड्यू यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस, ठीक है, बैंक अकाउंट ऑफ एक्सिस एंड दीना बैंक, दोनों के अकाउंट पूछे हैं स्पेशली, बिजनेस परचेज अकाउंट, हरी ब्रदर अकाउंट इन हरी लिमिटेड बुक्स। आप मेरे को बताओ आपकी पीसी कितनी आई? मैं आंसर दिखाना ही नहीं, पहले तुम्हारे से पूछना। 1,83,000। आपने बेटा ओडी का क्या किया था दीना बैंक वाले? हाँ जी। हाँ पीसी निकालते हुए टेक ओवर करा दिया था ना उन्हें। हाँ जी। बाकी और बच्चे पीसी, पीसी कितनी? 2,08,000, क्योंकि क्योंकि आपने ओडी हरी लिमिटेड को टेक ओवर नहीं कराया, बस उसी का ही फर्क है आपका। लो जी सर, मैं पहले यहाँ शो कर दूं कि जो इंस्टीट्यूट है उसके पास क्या आंसर है। इंस्टीट्यूट के पास अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई देना बैंक वाला ओडी, आप यहाँ 25,000 देख सकते हैं। 25,000 तो आपने देख ही लिया था ना कि बन गया था, उन्होंने इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है। और ऑब्वियस है पीसी की कैलकुलेशन में इसका इफेक्ट आया हुआ है। बारी बारी मैं वो चीज़ें आपको दिखाता जाऊंगा, जो और ट्रीटमेंट आपने की है मैं उसकी भी पूरी बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार 183 नलायक बना के तो दिखा देता बच्चों को कहीं पे, चल कोई नहीं। यार 183 कैसे बनना है एक बार कैलकुलेटर पे देख लो जरा। ये एसेट ऐड करो सारे, ये एसेट ऐड करो, गुडविल भी एसेट है वो भी ऐड कर दो, फिर लाइबिलिटी में क्रेडिटर और ओडी माइनस कर लो। एक बार चेक कर लो, दर्शन कर लें सारे जरा। 96 से 28 60 24 10। सर ये 233 के एसेट बन रहे हैं, 233 के एसेट बन रहे हैं, क्रेडिटर आपका 25,000 है। बैंक ओडी भी हम मान रहे हैं कि भाई वही कंपनी देखेगी, अब ये पार्टनर्स तो यहाँ बिले हो गए हैं, तो 183 की पीसी आती है। इस जम्पशन के अकॉर्डिंग पहले आंसर देख लेते हैं, फिर जो आपने किया है उसकी बात भी जरूर होगी। ठीक है जी, ये आपके पास 183 आया, और ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग जड़ा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो 50,000 आता। हाँ जी 50,000 आया किसी का? यस सर। हम्म। अब हाँ जी वो आपका 2,08,000 हो गया ना, और ओडी आपने यहाँ दिखाया नहीं होगा, तो नेट रिजल्ट तो इतना ही आ गया होगा। आ रहा है इतना? वो हेर फेर समझना कि भाई ये नहीं है कि तुक्के से है, क्योंकि आपने ओडी टेक ओवर नहीं कराया, ये 208 है, और ओडी को बाहर ही रखा है, पार्टनर पुर्टनर कैपिटल में डाल दिया है, तो उस वजह से वहां से वो बैलेंस हो गया है। अब सर आगे की जड़ी सेटिंग है अकाउंट्स की, कैपिटल अकाउंट्स की खास तौर पे, ये चलो ठीक है जी, ये करंट अकाउंट उठा लिए, प्रॉफिट उठा लिया, क्रेडिट साइड तो बेकार ही है। ये एक उसने मोटर व्हीकल टेक ओवर किया था वो भी हो गया। अब इन्होंने डिबेंचर को कैसे बांटना वो बताया हुआ। 60,000 रुपए के डिबेंचर हैं पीसी में, टोटल पीसी अपनी 183 एक्सप्लेन होगी पहले, ठीक है, बाद में दूसरा केस करेंगे। 60,000 के डिबेंचर, PC is to discharge by issue of rupees 60,000 10% debenture to the partner in the capital proportion as shown in the balance sheet, capital proportion as shown in the balance sheet। तो बेटा ये 60,000 है, ये कैपिटल प्रोपोर्शन है 732, ये बांट दिया। इसमें जो अगर आपने कुछ अलग भी किया तब भी डिबेंचर तो ऐसे ही बांटे हैं, बोलो भाई ऐसे ही है। और उसके बाद जी ये आप देख लें पूरा हिसाब किताब, 1,23,000 रुपए के इक्विटी शेयर हैं वो यहाँ फिक्स हो जाते हैं, इससे फर्म बंद हो जाती है। अब आपका जो करने का तरीका रहा उसकी भी बात करते हैं, चर्चा होनी हर चीज़ की जरूरी है। आपने ये माना कि देखो वो पीछे, मैं हमेशा स्टूडेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पता है मेरी आदत आपको, मैं रखता हूँ, मैं थोप नहीं देता तुम्हारे पे कि यही है। इसने लिखा है हरी टू टेक ओवर द एसेट्स एंड द लाइबिलिटी हरी लिमिटेड ऑफ हरी ब्रदर्स, वैल्यूएशन फॉर टेक ओवर, इधर ना वो बैंक बुक आया नहीं,
बाकी प्रैक्टिकली बोलूँ, सीए की तरह बोलूँ, वो तो ऑब्वियस है बैंक इन्होंने ले जाना। क्योंकि जब हम ये ऐसे क्वेश्चन क्लास में करते हैं तो हम पूरा सीन बना के करते हैं कि लाला जी आएंगे, कहेंगे सीए साहब आगे ग्रो करना है, बड़े बड़े टाइप्स करने हैं, तो सीए साहब को पता होता है और ये ग्रो करें ना करें, अपना ग्रो कर सकते हैं, चलो पहले इनकी कंपनी बनवा दो। जो इन्हें ज़्यादा शौक है ना कि आगे बढ़ना है, पहले तो बनाओ इनकी कंपनी, ऐसे तो काम होगा नहीं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है, जेड़े खाते फर्म के खुले हुए हैं वो खाते आगे जाके जो भी उनमें बैलेंस है वो लाइबिलिटियां कंपनी नहीं देखनी है। तो इन्होंने तो वो जम्पशन ली है। अब चलो मान लो बच्चे वाली जम्पशन की, बच्चा कह रहा है जी यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो मैं तो नहीं मानता मूनता। अब ऐसे में फिर पहला इफेक्ट आया जी पीसी पे। पीसी अपनी कितनी आई जी तुम लोगों की? 2,08,000। अब तुमने ये कहा कि बैंक ओडी जी टेक ओवर ही नहीं हुआ, तो तुमने यहाँ एंट्री डाली ही नहीं। उस वजह से तुम्हारा ये तो बराबर आ गया, ठीक है, यहाँ तक बने अपा। अब सर बैंक ओडी फिर आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा, ओदा कुछ तो करोगे। बैंक ओडी कहीं तो आपको खत्म करना पड़ेगा देना बैंक वाला, ऐसे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो उसके शायद आपने एंट्री यहाँ पार्टनर कैपिटल में डाल दी। बोलो भाई। पार्टनर्स को टेक ओवर करा दिया। उसके लिए कोई अजम्पशन भी लेनी पड़ी होगी आपको, किस रेशो में कराया? कैपिटल रेशो में टेक ओवर करा दिया। उससे ऑब्वियस सी बात है जी। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग में भी करा दिया, चलो ठीक है भाई। अजम्पशन तो नेचुरल कोई ना कोई लगानी पड़ेगी, उससे इस कैपिटल का टोटल ज़्यादा आ जाएगा इधर का। और पीसी भी तुम्हारे पास फालतू है, फिर उसकी सेटिंग दोबारा से हो जाएगी। हो रही थी सेटिंग पूरी पूरी, या टू बैंक बाय बैंक भी करना पड़ रहा था? हम्म। हम्म। अच्छा, तो आपने पार्टनर से पैसा मंगवा के क्लियर कराया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, एक तो बात होती है कि भी हमने अपनी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो इसमें ये कोई भी असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। ना ही ये असम्पशन लेने की जरूरत है कि कैपिटल अकाउंट में टेक ओवर हो रहा है, ना ही उनसे पैसे मंगवाने की जरूरत है। सिंपली व्हेन दी पार्टनरशिप फर्म इज टेकन ओवर बाय कंपनी, तो आप यही लेके चलें कि भाई वो जड़ा नीचे वाली जो फीलिंग है ना, वो ये समझें वो नाम क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा होगा कि उसमें कुछ करना है, उसमें कुछ चीजें करनी है कि एक्सिस और दिना को पहले सेट ऑफ करना है, फिर लाइबिलिटीज होनी है। इथों ਆਪਾਂ ਇਹ assumption लेने की कोशिश करें कि आफ्टर सेट ऑफ एज वेल एज द पेमेंट ऑफ दोज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, द ओडी बैलेंस ऑफ दीना बैंक विल बी टेकन ओवर बाय द न्यूली फाउंड कंपनी। दैट विल बी द अप्रोप्रिएट assumption। क्योंकि देखिए जब भी रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। आजकल इतना ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे रह जाते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार तुम लोग फ़ोन करो, तुम चाहे मेरा आधा आधा घंटा लो, अब जो पास हो गए ठीक है, मैं उसको बधाइयाँ दे दी ठीक है। अब उसमें मैं और नहीं ना कुछ करूँगा, वो अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करे यार। सीए बनना, जब बंदे ने बनना, हफ्ते 2 हफ्ते तो फील ही लग गया ना। तो आज भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सर सारा सही जी, सारा सही, पता नहीं वो बच्चा कह रहा है ऑडिट का ना, मैंने किसी सीए का लाइव वीडियो देखा, उसने पेपर के बाद ही जैसे उसने आंसर के मैंने वो लिखे। मैं कहा, बेटा अभी आप स्वेस्टेड आने दो, फिर आप कंपैरिजन लाने दो, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। जैसे अब सेम क्वेश्चन, अब ये आपने कर लिया या तो आपने किया ना हो, अब इधर बाद आप वो बैंक ओडी के पंगे ले रहे हैं कि जी वो तो पार्टनर टेक ओवर कर गए, वो तो जी पैसे मंगवा के हो गया। छड्डो, चीज़ क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। हम उसमें लिख देंगे कि भाई देखो तुमने सेट ऑफ करने के बाद और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बाद आपने क्लियर सा नहीं किया कि क्या होना, तो हमने मान लिया टेक ओवर होना है। और दूसरी बात समझ गए ना पेपर के लिए, कि अपनी ना चीज़ें आसान बनाओ। ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन करके अपने लिए आसान बना लो, मतलब इतना आसान बना लो कि हर चीज़ पहले ही पता है, कि मैं तो पेपर में कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ये देखो, अब ये दो खाते भी इसने स्पेशली पूछे। दो खाते वाला क्वेश्चन पहले ही है, इस तरह दो खाते वाला क्वेश्चन कम ही होता है। एक्सिस और दिना के खाते देखो जी, एक पॉजिटिव है और एक अपना ओडी है। अब इधर क्या हो रहा है कि भाई जेड़ा एक्सिस था उसको दिना में ट्रांसफर करना था, तो ਉਹਦੀ एंट्री हो गई है जी दिना बैंक टू एक्सिस बैंक। एक्सिस तो हो गया खत्म। ये देखो, बोलो ये समझ रहे? इस वक्त दिना बैंक का जेड़ा ओडी है वो 20 से 15 हो गया। फिर दिना बैंक वालों ने दो पेमेंटें की, उस वजह से उनका ओडी बचा 25,000। दिस इज द पॉइंट। हेयर जब आप लोन का अकाउंट बनाएं, यू शुड राइट दी अजम्पशन कि भाई ये मैंने माना है कि दिस विल बी टेकन ओवर। और एक चीज मैं और मिस नहीं करना चाहूंगा जो पूछी हुई है, मैं शायद एंट्रियां भी समझाऊं उसमें। यार इन्होंने ये कहा है कि आप बिजनेस परचेज अकाउंट और हरी ब्रदर अकाउंट भी बनाओ हरी लिमिटेड की बुक्स में।
ये भी इस तरह के क्वेश्चनों में थोड़ा कम पूछा जाता है, पता आपको भी है कि ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। बिना परचेज अकाउंट, बेटा बिना परचेज अकाउंट किस तरह बनेगा? अमलगामेशन की प्रैक्टिस अगर आपको काफ़ी है तो उस हिसाब से बनना तो चाहिए। सर अमलगामेशन में चलते हैं थोड़ा जा आगे जाके, उदा भी टेस्ट आएगा। वो केड़ी कंपनी होती है भाई? ट्रांसफरी कंपनी। जब वो कोई बिजनेस टेक ओवर करती है तो पहली एंट्री क्या डालती है? बोल लो अब, अनजान ना बनना। हाँ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर। बोलो बाकी भी। मैं, तुम बोलोगे नहीं, मैं चलना नहीं आगे। अब ये लिक्विडेटर तो यहाँ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हरी लिमिटेड यहाँ बिजनेस जेडी खरीद रही है वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खरीद रही है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी ब्रदर पा देते हैं। ये देखो मेरी पहली एंट्री होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, नीचे आ गया जी मेरा क्रेडिटर हरी ब्रदर्स, हरी ब्रो। ठीक है अभी 183। ऐसा करने से ना बेटा इतना समझ में आएगा, और एक और समझ में आएगा क्योंकि इसने बीपी अकाउंट भी पूछ लिया, चलाने दे कोई चक्कर नहीं। 183 पूरा समझाऊंगा। ये अपनी एक्विजिशन रिकॉर्ड करने की एंट्री। अगली एंट्री होती है जिसमें आप एसेट लाइबिलिटी लाते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट लिखूंगा नहीं एक एक अमाउंट, टू लाइबिलिटी, और क्या लिखते हैं? टू बीपी। ठीक है, वो एंट्री इसने की। ये देखो सारे एसेट इधर आ गए, लाइबिलिटी की एंट्री आ गई। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि कंफर्टेबल इतना नहीं है जिस तरह आप लोगों को नॉर्मली होता है। मतलब कि जो इसमें अगर हम ऐसे करने के बजाय जैसे एसेट, ऐसे ना बंदे को पोस्टिंग थोड़ी सी, सर ये थोड़ा ये अजीब सा है सर, एसेट जैसे 100 हैं, ये ऐसे है तो फिर ये कैसे होगा? एसेट टू बीपी तो 80 हो रहा है। सर हर चीज़ का ना थोड़ा थोड़ा माइंड को सिखाना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी। यार एसेट टू बीपी पहले कर ले। अब एसेट तेरा 100 का है, बीपी तेरी 80 है, कोई नहीं कर दे। बीपी क्रेडिट में चला गया, डरता क्यों है? तेरा बीपी क्यों चढ़ रहा है इससे? अगली एंट्री बीपी टू लाइबिलिटी हो जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी? ये देखो, ये देखो ये कर रखा है। ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करें। आपने सच्ची सच्ची बताना, बनाया भी था कि नहीं है? चलो, वो तो चलो यार, अमाउंट गलत नाल भी अकाउंट तो बनता है ना, अकाउंट तो बन गया था। हम्म। फिर उसके बाद बेटा ये ध्यान रखना, एंट्रियां होती हैं तीन। एक तो बिजनेस एक्विजिशन रिकॉर्ड किया अपन ने, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी ब्रदर, ये इससे पीछे है भाई। फिर अगले में एसेट लायबिलिटी आए। तीसरे में अब हरी ब्रदर की पेमेंट करनी है, हरी ब्रदर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिवेंचर्स। बोलो, ये समझ पा रहे हो? अगर ये सारा किया है तो डन है। चलो जहाँ वो थोड़ा सा 25,000 वाला पॉइंट इधर उधर हुआ वो बात लग गया जी, अदरवाइज। अब ये क्वेश्चन ना, जे मैं बोलूँ तो हमारी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, पर है बहुत अजीब। मोहित नील एंड ओम वाला। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। सर देखो पता क्या है, ये बड़े डाइसी क्वेश्चन होते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स कि केड़ा बंदा चेक कर रहा है। अब फाइनल में लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर आते हैं, वो फाइनल वालों को ना आदत भी ज़्यादा होती है वो पेपर मंगवाने की, सजेस्टेड आंसर। करियर का सवाल होता है ना, बंदा कहता है यार 5 नंबर का फर्क पड़ गया, मैं सीए था। ठीक है, तो वहाँ हमने देखा होता है कि बच्चे की हल्की सी assumption है, हल्की सी। जैसे कॉस्ट का पेपर है, एसएफएम का पेपर है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर दिए हैं। बंदा हैरान हो जाता है, यार भाई इतना क्या हो गया, अभी तो उसने लिखा है। नहीं जी, आपने हमारे वाला नहीं कर रखा, आपके वाला तो हमने सुनना ही नहीं। और वही उसका कोई और दोस्त कहता यार मैंने भी सेम ही किया था। वो कहता यार तू अपनी शीट मंगवा ले, उसको 12 में से 10 मिले हुए हैं। मतलब ये जड़ी चीज है ना, कि जब आपका आंसर उनके साथ नहीं मिलना, उनके मेथड के साथ नहीं मिलना, देन इट इज अप टू दी पर्सन चेकिंग कि भाई क्या उन्होंने ठीक लग दिया, वो अप्रोप्रिएट असम्पशन है, और उसमें आएगी वेरिएबिलिटी, क्योंकि एक ही बंदा पूरे इंडिया के पेपर तो चेक नहीं कर रहा। तो डाइसी है मेरे हिसाब से। जो सीन है उसमें ये अजम्पशन बनती नहीं है। मैं थोड़ा आपको लगेगा सर आप हमारा साइड नहीं ले रहे ये वो, यार देखो बात बनती नहीं है। जब कन्वर्ट हो रहा है, ओडी बचा हुआ है, ऑब्वियस है आगे काम करना है, कंपनी में भी तो यही लोग होंगे, ये देखेंगे उस ओडी को। पर्सनल लाइबिलिटी क्यों बनाना? सॉर्ट ऑफ ना ही करें तो अच्छा है ये अजम्पशन, एटलीस्ट इस लेसन के बाद तो। ठीक है भाई। तो सही रखना है। नंबर लेने का सबसे अच्छा मंत्र पता क्या है?
एकदम स्टडी मटेरियल पूरा रगड़ दो पूरा। इतना टाइम है आपका, कोई भी चैप्टर होता है उसका टेस्ट होने के बाद भी देख लिया करो यार, अच्छा ये वाले भी देख लूँ। प्लस जितने भी आरटीपी वगैरह हैं, टेस्ट के क्वेश्चन है, यार कोशिश ये करो कि तुम्हारा हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 90% क्वेश्चन किया कराया आज जिसके बारे में तुम्हें पता ही हो। वो सिर्फ तभी होगा अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और साथ साथ क्वालिटी भी रखेंगे। उन्हें हाई क्वालिटी सब में, इस पे शर्त है भाई, जे नया बंदा सॉल्व करे बहुत कम बार इनकी फीलिंग समझ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर सकता, बट ये है अच्छी वैरायटी। आ जाओ अब। मोहित, नील एंड ओम। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 532, ठीक है। ट्रायल बैलेंस फर्म का एज अंडर, बिल्कुल हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन वाली लुक है यदि इसके अंदर प्रॉफिट पड़ा होता है। यहाँ पे प्रॉफिट पड़ा होता है, डेप्रिसिएशन पड़ी होती है, मशीनरी की कमुलेटेड ऑप्शन है भाई, क्रेडिट है ध्यान रखना, ये मशीनरी कॉस्ट पे है। कैपिटल अकाउंट पड़े हैं भाइयों के, ड्राइंग्स भी इन्होंने कर रखी हैं, ट्रायल में ही पड़ी हैं, सेट ऑफ नहीं की हुई कैपिटल में से। जिस तरह पेपर में हम जाते हैं हमें लगेगा ये तो यार असाइनमेंट वाला ही आ गया, फिगर चेंज की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बदला हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum outstanding to the credit of partner capital at the beginning of year was not provided before preparing the above trial। इसका बंदा मतलब यही लेता है कि ठीक है जी 248,600 जो है वो आईओसी से पहले। बोलो बात समझ रहे हो ना, प्रॉफिट की अप्रोबेशन भी होनी रहती है बेटा। हाँ, तो इतना तो उसने यही लिखा है कि भाई आईओसी रहता है। अब माइंड में एकदम से इफेक्ट क्या आना चाहिए कि यार पहले मैं आईओसी लगा दूंगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसे पीएसआर के अकॉर्डिंग बांट दूंगा, पीएसआर तो दी हुई है, इतना तो आपने किया भी होगा। ऑन द अबव डेट दे फॉर्म्ड एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड जिसकी ऑथराइज कैपिटल इतनी है भाई साहब, 2 लाख शेयर है, 10 ईच डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, ठीक है, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। अब पढ़ते हैं कि क्या शर्तें हैं वहां पे। कह रहा है फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मशीनरी टू बी ट्रांसफर्ड एट 140। ये देखो, ये मशीन यहाँ 2 लाख की यदि कॉस्ट है, अकोमुलेटेड ऑप्शन कितनी है 80,000, तो इस मशीन की डब्ल्यूडीवी हुई 120 की। नई कंपनी जो बनाई गई है इसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, वो इस मशीन को 140 पे टेक ओवर करेगी। थोड़े से रियलाइजेशन प्रॉफिट वाली फीलिंग मुझे आनी शुरू होगी। कहते हैं शेयर इन सच कंपनी आर टू बी इशू टू पार्टनर एट पार इन सच नंबर एंड इन सच क्लासेस। अब आपको ना ध्यान इस बात पे देना है, जब इसने बोला था कि मेरी शेयर कैपिटल में 2 लाख शेयर और 10 नीच है, टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो ये कहना चाहता था कि 2 लाख में कुछ प्रेफरेंस शेयर भी हैं और कुछ इक्विटी शेयर भी हैं। समझ रहे हो डिफरेंट क्लासेस का मतलब? हाँ करो बल्ले, डाउट है तो पूछो, क्योंकि भाई अब आपके सामने वो कुछ ऐसा रखेगा जिससे आपको कुछ अलग फील आना चाहिए इक्विटी से। अब पढ़ना आराम से मेरे साथ ये वर्ड, शेयर इन द कंपनी आर टू बी इशूड टू पार्टनर एट पार इन सच नंबर इन सच क्लासेस as will give the partner by the reason of their shareholding alone same rights as regard IOC and the share of profit loss as they had in partnership। क्या मतलब हुआ बेटा? बोलो बोलो बोलो। नालायक। मतलब ये कहता है कुछ एज ए शेयर दे दो कि जिस तरह उनका फिर आईओसी के वाला राइट भी बना रहे कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता था, अब कंपनी में भी कुछ एज ए जुगाड़ कर दो, कोई एज ए शेयर दे दो ताकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी इनकम होती रहे। अब जो आप कहोगे जी इक्विटी शेयर दे दिया आपको बस ठीक है हो गया, यार इक्विटी शेयर पे तो डिविडेंड गारंटीड ही नहीं होता, फिक्स्ड ही नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जुगाड़ करना है वहां पे तो वहां वो है कंपनी, उसमें आईओसी तो मिलते नहीं होते, मिलते होते हैं डिविडेंड। डिविडेंड होते हैं फिर दो तरह के शेयर पे, एक कौन सा भी प्रेफरेंस, दूसरा कौन सा भी हाँ इक्विटी। तो अगर आप आईओसी जितना डिविडेंड चाहते हैं यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द प्रेफरेंस शेयर। बाकी जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए इक्विटी सही रहेगा। यहाँ तक के पॉइंट मिलते हैं मेरी असाइनमेंट वाले क्वेश्चन से। आगे भी बच्चे को लगेगा कि मिल रहा है बट वो मिल नहीं रहा होता, वो कुछ और है। बिफोर ट्रांसफरिंग देयर बिजनेस द पार्टनर विशेस टू विड्रू फ्रॉम पार्टनरशिप प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट दैट द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस टू 1 लाख। कहता है यहाँ पार्टनर ये कह रहे हैं यार देखो बिजनेस ट्रांसफर करने से पहले ना हम एक चीज और करना चाहते हैं, हम और ड्राइंग्स करना चाहते हैं ताकि बैंक बैलेंस हमारा 1 लाख पे आ जाए। अभी बैंक बैलेंस इतना दिख रहा, तो बंदे को दिख जाता है फर्दर ड्राइंग कितने की होने लग रही है कि होएगी। फॉर दिस पर्पस ये है पॉइंट भाई, ये असाइनमेंट में नहीं है, चाहे चेक कर लेना।
फॉर दिस पर्पस सफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर टू बी रिटेन्ड इन पीएसआर। इसका मीनिंग जो आप लोगे उसी पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो एसेट लाइबिलिटी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो 140 लग गई है, एंड बैंक आर टू बी ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यू। सर इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि एसेट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी और बैंक, मतलब कई बंदे मतलब ये लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी और बैंक ट्रांसफर ही नहीं होने, नहीं नहीं ये मतलब नहीं है। बाकी सारी चीजें बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है मशीन तो इतने पे ट्रांसफर हो रही है और बैंक तो सिर्फ 1 लाख ही बचेगा। बोलो समझ रहे हो? हाँ भाई ये माइक थोड़ा देखना जरा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग ऑफ द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच क्लास टू बी इशूड, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ये सब। और ये तो लगेगा तो हालत खराब करेगा। अब कहाँ तक ये आसान है मैं बताता चलता हूँ। पहले ना अपन इधर P&L अप्रूव देख लेते हैं, अगर इसने नालायक ने बना रखो, बनाया होगा वैसे तो ये रहा 248,600, क्योंकि ये हमारा भी सही बना होना, थोड़ी फीलिंग मिल जाती है कि भाई हाँ ठीक है भाई, स्टार्ट तो ठीक था। प्रॉफिट ऐसे बांट लिया। बोलो। हाँ जी, सारे P&L अप्रूव के। हाँ जी। चल वर्किंग में तो कहीं बनाएगा ही ना, थोड़ा शो तो करना भाई। अब इसके बाद जी आगे जो इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई जो पीसी है वो कितनी है, वो भी हमारी आगे होगी। मशीन इतने पे टेक ओवर करनी है, इन्वेंट्री एज इट इज, डेटर एज इट इज, बैंक बचा हुआ, लाइबिलिटी इतनी, पीसी इतनी है। पीसी 332 आई है अपनी। हम्म। अब मैं एक चीज चेक करना चाहूंगा, शायद इंस्टीट्यूट वो सीधा कर दे। इंस्टीट्यूट क्या करता है कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही नहीं बनाता। इसका पुराना वर्जन जो हमारी असाइनमेंट है उसमें भी नहीं बनाया था इंस्टीट्यूट। यार देखो, थोड़ा उस्ताद है, आप भी हो खैर। यार एक 120 की मशीन है बुक वैल्यू पे, वो 140 पे टेक ओवर हुई है, बाकी सारा माल तो बुक वैल्यू पे ही गया। तो बेटा अब इतना रिलाइजेशन अकाउंट बनाना बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बनाओ। पर प्लांट एंड मशीनरी, ये उधर इसकी डेप्रिसिएशन, बाकी सब वो, बैंक 1 लाख, 1 लाख ही बचा है जो वही आना। फिर ये पीसी आप लिखोगे 332, इससे गेन सिर्फ 20,000 ही आना। बोलो ही समझ रहे हो? क्योंकि 140 वाली जी प्लांट एंड मशीनरी है टेक ओवर जड़ी हुई है, वो बुक्स में कितने की थी? 120। तो आपने तो बनाया होगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट आया होगा 20,000। बोलो। इंस्टीट्यूट देखो, आयुष जी जैसे आप सीधा कर देते हो ना, अब इनकी हरकतें देखो जरा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आप देखना जरा, ओपनिंग बैलेंस उठाए वहां से, आईओसी पा दिया, कोई चक्कर नहीं सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा भी आ गया सर। रियलाइजेशन अकाउंट का नाम तक नहीं है, कह रहा मशीनरी से आ गया प्रॉफिट। बोलो ही देख रहे हो? ये 20,000 रुपये बेटा जी मैं बता दूं, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है, अकाउंट बना के देख लें आ जाएगा। यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि सबका एज इट इज हुआ होगा। बोलो। हम्म। अब सर आगे स्विंग होनी है तगड़े वाली, तो ध्यान रखना अपना, इधर उधर हो सकते हैं आप, विकटें जाएंगी। ये ड्राइंग जड़ी है वो ट्रायल में से है, हम उतना ही टिक करेंगे जड़ा पॉइंट ओके है। ये ड्राइंग ट्रायल में से उठाई है, इसकी बातें करने का हमारा कोई हक ही नहीं बनता इस वक्त। इसकी बातें नहीं अभी हम करेंगे। इसमें से ये तो हो सकता था, पर मैं क्या, छोड़ो कोई गल नहीं। हमारा मेन फोकस है एडिशनल ड्राइंग पे। ये किसी बच्चे की आई एडिशनल ड्राइंग्स इतनी इतनी? नो सर। पहले बंदे की आ गई। सर देखो बच्चे कहते हैं सर वैसे तो हमें पता था एडिशनल ड्राइंग करनी तो यही है कि इसको 1 लाख पे लाना है, तो 78,600 की, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ी जी लाइनें इसमें से कम कर दूं, फिर इतनी बड़ी बात नहीं। ये जो रख के बैठा हो ना बेटा, ये पंगे लेगा। हूँ ਇਹਦਾ नोट्स जो सरकारी नोट है मैं वो भी समझाऊंगा, फिर जो जितनी बार तुम पूछोगे उतनी बार रिपीट भी होगा। पर ध्यान और कंसंट्रेशन पूरी रख लेना इस वक्त। इन्होंने ऐसे दिखाया है कि देखो ड्राइंग जड़ी दे रखी है वो 130 है, कहता फर्दर आपने इतनी ड्राइंग्स करनी है, टोटल ड्राइंग्स आपकी इतनी हो जाएंगी। ठीक है, इस बात को 2 मिनट के लिए मानते हैं, नीचे जो हो रहा है उसको छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, टोटल ड्राइंग्स इतनी हो जाएंगी। इसके बाद हम एक बार दोबारा उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जहां ड्राइंग्स करने के साथ साथ कुछ और भी कहा गया था। यहां तक की बात वही कहती है कि 1 लाख पे ले हो। फॉर दिस पर्पस सफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आर टू बी रिटेन्ड इन पीएसआर। इस लाइन का कोई मतलब ले पा रहे हो तुम? सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर टू बी रिटेन्ड इन पीएसआर।
सर देखो ऐसे होता है, आपको छोटे होते से बताया जाता है, टीचर बताते हैं कि ਜਿਹੜੀ ड्राइंग्स नॉर्मली होती है ना वो इन दोनों की होती हैं, इंटरेस्ट की याद है, और आपके ये प्रॉफिट की फॉर द ईयर, या कोई सैलरी वाला हो तो सैलरी की भी। अब वो कह रहा है इस तरीके से ड्राइंग्स करना ताकि ਜਿਹੜੇ प्रॉफिट रिटेन्ड रहे, मतलब ਜਿਹੜੇ प्रॉफिट विड्रॉ ना करें ये लोग, वो पीएसआर में होने चाहिए। मतलब इट इज नॉट सिंपली कि 78,600 को चक के कहीं भी बांट दो तो चल जाएगा। मैं ये थोड़ा सा ना ये शेड ज़्यादा हो गया, इसको हटाऊं थोड़ा, वो प्रॉफिट दिख नहीं रहा पहले भाई का, अब ठीक है। ये इधर से खींचते हैं, ये प्रॉफिट बचना चाहिए, सारा नहीं, जितना प्रॉफिट विड्रॉ करना है करो, पर जो बचे वो पीएसआर में ही बचे। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, पर दम लगता है उसको समझने में और समझाने में भी। कह रहा है इतनी ड्राइंग्स आपकी टोटल हो जाएंगी, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ड्राइंग्स इतनी है, क्योंकि वो तो उतना उतना ही निकाल लेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा जितना जितना है ना उतना उतना निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जी हमारा अमाउंट बचेगा, वो इतना बचेगा 181,400। ध्यान से बने रहना, मैं कह रहा हूँ टफ है। 181,400 जड़ी हैं वो ड्राइंग्स हैं प्रॉफिट की, इसको इसने बांटा पहले पीएसआर में, ध्यान से बने रहो। इसके दो हिस्से हो गए, टोटल ड्राइंग इतनी होनी है, इसमें से आईओसी की ड्राइंग इतनी है 27,200, ध्यान रखना, और प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स होनी है इतनी 181,400 की। अब ये कह रहा है कि द ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट पीएसआर में इतनी इतनी करनी है बंदों ने, ठीक है। इंटरेस्ट की ड्राइंग इतनी इतनी करनी है, इंटरेस्ट की ड्राइंग इतनी जितना इतना इंटरेस्ट है, ताकि इंटरेस्ट पूरा निकाल लो आप, प्रॉफिट पीएसआर में बचना चाहिए। इट मीन्स मोहित को प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट मिला के इतनी ड्राइंग करनी है, कितनी भाई, 1,04,300, जिसमें वो 50,000 की ड्राइंग ऑलरेडी कर चुका है, तो एडिशनल ड्राइंग कितनी करनी है उसने, 54,300। ऐसे था ये, सोच पाए थे इतना? मैं कहता हूँ एक बार ना दोबारा सोचो तुम, अभी भी नहीं सोच पाए होंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, जो चीज़ है ही नहीं, ये तो पता नहीं केड़े केड़े बच्चे हमारे पास इस टाइम पे, पता नहीं इतने ज़्यादा डाउट्स इसी के पूछे थे जिन्हें मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं। कहते यार इधर ड्राइंग का नहीं समझ आ रहा है सर, ये एक बार आप बता दो प्लीज़। सर देखो, एक तो हमारे पास है टोटल ड्राइंग जड़ी पार्टनर की ऑलरेडी हुई हुई है 130 की ड्राइंग हुई हुई है, 78,600 की हमें और करनी है ताकि बैलेंस ऑफ द बैंक नीचे आ जाए। तो टोटल ड्राइंग्स टू बी मेड इतना है, ये बात समझ आती है? अब ये ड्राइंग्स किसकी करते हैं? ड्राइंग्स यार देखो नॉर्मली कैपिटल की तो नहीं की जाती, नॉर्मली तो जो हमारी अर्निंग्स है उसकी ड्राइंग्स की जाती हैं। अर्निंग्स इसमें दो तरह की हैं, आईओसी है और एक प्रॉफिट है। वो ये कह रहा है कि आप ड्राइंग्स कुछ इस तरीके से करो कि जो आपकी कैपिटल में प्रॉफिट रिटेन्ड हो जाए, मतलब जिसने भी प्रॉफिट नहीं निकाला वो रिटेन्ड वाला प्रॉफिट, मैं प्रूव भी करके दूंगा एंड में, अगर देखें तो वो पीएसआर में दिखे। मतलब दिस इज द टोटल ड्राइंग्स, मेरी प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के इतनी ड्राइंग्स करनी है। इसमें से आईओसी वाली जो ड्राइंग्स है उसका अमाउंट है 27,200। ਇਹਦਾ मतलब प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स जी होनी है उसका अमाउंट रह जाता है 181,400। अब बताओ यहाँ तक समझ आया? ताकि स्टेप वाइज चलेंगे ना, जहाँ आपने कहीं रुकना है वहाँ आप रुक जाएंगे। 181,400 प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स है। अब जब ये आगे जाता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेटा फिर ऐसे है ना कि ड्राइंग इतनी करने के बाद हमें कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट है ना, मैं तेन पहले वो दिखा दा तो समझेगा। देखो एक मिनट, ये कैपिटल अकाउंट में ये दो चीजें क्रेडिट हुई हैं। वो कहता है ड्राइंग्स करने के बाद प्रॉफिट रिटेन्ड रहना चाहिए, इंटरेस्ट की कोई चिंता नहीं है। तो इंटरेस्ट को अगर आप आर्बिट्री निकाल लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इंटरेस्ट की ड्राइंग करेगा कोई नहीं करेगा। तो आईओसी तो सारे विड्रॉ करेंगे ही करेंगे, जो रिटेन होगा इन सबको चाहे जोड़ लो, ये प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि टोटल ड्राइंग से ज्यादा प्रॉफिट है। वो ये कहता है ड्राइंग करने का प्रॉफिट रिटेन्ड होना चाहिए, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। तो एक मिनट देखो, यहाँ हमारे पास इस वक्त बना है जी ये 181,400। उन्होंने कहता है जी अच्छा जी ये प्रॉफिट की ड्राइंग है तो पीएसआर में इतना इतना ड्राइंग आपको करना चाहिए था। अब बंदे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? बंदे कंफ्यूज होते हैं जब ये यहाँ इंटरेस्ट जोड़ देता है। इसके बजाय ना ये ऐसे करता कि भाई देख, प्रॉफिट की ड्राइंग्स 90,700, दूसरे बंदे की 54
मेरा भी इंटरेस्ट बाद में जुड़ेगा, वो बात अलग है, पर मैं तुम्हें समझा थोड़ा बेटर दूंगा। मतलब कि दिस इज द ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट जो ऐसे होनी चाहिए थी। मान लो जो ड्राइंग्स ऑलरेडी हुई हुई हैं, ऑलरेडी जो ड्राइंग्स हुई हुई हैं वो हम प्रॉफिट की मान लेते हैं। अब पहले बंदे ने 50,000 रुपये प्रॉफिट निकाला हुआ, ये 50,000 आ गया। दूसरे बंदे ने कितना प्रॉफिट निकाला हुआ? 46। चेक करो, ड्राइंग्स ऑलरेडी मेड 46 है। बोलो बेटा। अब मैं कहूंगा कि भाई देखो, तुम्हें प्रॉफिट जो हुआ है ना उसकी इतनी इतनी ड्राइंग्स करनी थी, तुमने इतनी इतनी कर ली, तो भाई तू प्रॉफिट की इतनी ड्राइंग और कर ले। 5420 माइनस 46,000 माइनस 46,000, कैलकुलेशन चेक करिए ना, गड़बड़ ना हो जाए कल की तरह। 8420, 36,280 वाला बंदा माइनस 34,000। तू इतनी ड्राइंग और कर ले, इतनी इतनी प्रॉफिट की एडिशनल ड्राइंग करो, एडिशनल प्रॉफिट की ड्राइंग्स इतनी। अब इनका आप टोटल लगाएं, 8420 प्लस 40,700, ये हुआ 51,400। अगर आप इतनी ड्राइंग और करते हो तो आपका ਜਿਹੜਾ बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस होके 1 लाख पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको 1 लाख पे लाने के लिए, उसको 1 लाख पे लाने के लिए हमें कितनी ड्राइंग और करनी थी? 78,600। अभी हम कितना टोटल बना रहे हैं? 51,400। इसके साथ साथ आईओसी की ड्राइंग्स भी कर लो। आईओसी जितना जितना है वो अब यहाँ ले आते हैं। इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल है, उसने पहले ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, 13,600, 9,000 और उसके बाद 4,600। लो सर, इनको जोड़ते हैं, 13,600, 9,000, 4,600, ये हो गया 27,200। अब बेटा इनको आप ऐड करें, दिस विल बिकम 78,600। मैं तो इस तरीके से करवाता हूँ हमेशा, कि ऐसे करो ਇਹਦਾ फॉर्मेट। दोबारा एक बार वापस देख लें, हमें टोटल ड्राइंग्स इतनी करनी है, प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के, आईओसी इसमें से इतना है, एंड आईओसी इज टू बी विड्रॉन, ओनली प्रॉफिट इज टू बी रिटेन्ड बाय पार्टनर, ये याद रखना। तो प्रॉफिट के अकाउंट पे ड्राइंग्स इतनी होंगी, प्रॉफिट वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी, ऑलरेडी इतनी हुई है, फर्दर प्रॉफिट की इतनी ड्राइंग्स कर लो, आईओसी की भी ड्राइंग्स कर लो, मिला के टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी। ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? सोचो जरा। तो धमाका है यार, सीरियसली। मई 20 आरटीपी बहुत औखा था। ਇਹਦਾ जो पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप का, चलो डाल नहीं पाया, पहले मैं डालने लगा था, मैं फिर 2 घंटे का ही टेस्ट हो जाना है, वो इससे भी ऊपर है। उसमें एंट्रियां बहुत अजीब तरीके से उलझाई हैं। बट ये वाला तो हो जाता है, प्रोवाइडेड बंदा पहले ये चीज समझे कि वो क्या कह रहा है। वो सिंपली ये नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस ले और बाकी निकाल लो। वो कह रहा है पैसा इस तरीके से निकालना कि ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट रिटेन्ड रहे, मतलब ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट वो विड्रॉ ना करें पार्टनर लोग, वो पीएसआर में हो। अब आप कहोगे सर आप ये प्रूव कर सकते हो कि मतलब कि ਜਿਹੜਾ उनका प्रॉफिट बचा है उनके पास वो पीएसआर में है? बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ करूंगा। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दूं क्योंकि इसमें चीजें दिखनी नहीं तो तुम्हें। मतलब कि इन सारी ड्राइंग्स के होने के बाद हम ये चीज प्रूव करेंगे कि जो कंडीशन क्वेश्चन ने लगाई थी वो हमने प्रूव की है। सर देखो, इनके पास इतनी चीज आई थी, ये इतना ये ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। इन्होंने जो ड्राइंग्स की हैं, एक तो ये की हैं, अब इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है नीचे वालियों में, ये वाले में। तो अगर कोई बंदा इन चीजों का टोटल लगाए, जैसे 13,600, 1,10,700, इसके पास 124,300 था भाई टोटल। इसमें से भाई ये माइनस कर दो, कितनी ड्राइंग हुई है इसकी, यार टोटल देना, 1,04,300, इतना ही है ना। अब देखो इस बंदे के पास क्या बचा। सर इस बंदे के पास बचा 20,000। दूसरा बंदा, सर इसका हिसाब लगाना भाई, कैलकुलेशन तुम भी करना है यार, मेरे पे ना छोड़ा करो कैलकुलेशन। 75,420, इसकी जो ड्राइंग्स हुई हैं आप इधर टोटल लगा लेंगे, 46 प्लस 17,420, ये हो गया 63,420। ये 12,000 बचेगा भाई। ओम, ओम के पास आईयूसी आया था 4600, 44,280 उसका था प्रॉफिट, 48,880 वो निकाल सकता था, उसने निकाले 40,000। ये 40,880 बन जाएगा ना बेटा। तो ये बचा। अब देखो जो अमाउंट उनके पास बचा है, 20, 12 और 8,
पीएसआर बताओ बेटा जी इनकी कितनी है? 532। हम चेक करेंगे क्या हम प्रॉफिट को बचा पाए पीएसआर में। सर चेक कीजिए, 5, 3 और क्या अभी 2। ये है दी अटमोस्ट क्लैरिटी, मतलब ये कोई धक्का नहीं है। जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो ये कह रही है कि 78,600 कुछ इस तरीके से निकलने चाहिए ताकि जो प्रॉफिट उनके पास रहे। पार्टनर कैपिटल में प्रॉफिट रहता है यार, जब तुम सीए बन के पार्टनर बनोगे तो तुम्हारी कैपिटल प्रॉफिट से ही तो ग्रो होती है। अगर आप एडिशनल कैपिटल ले आओ तो अलग बात है, आप पूरा पूरा विड्रॉ कर दो, पूरा विड्रॉ तो किया नहीं। अब जो रिटेन हुआ उस पर शर्त ये थी कि वो रिटेन होना चाहिए था पीएसआर में। तो अगर आप आर्बिट्ररी कर देते ना कि जैसे किसी भी अमाउंट को चक के, जैसे वो 78,600 को चक के बांट देते चलो जी एडिशनल ड्राइंग, फिर बचा हुआ प्रॉफिट पीएसआर में ना आता, आईओसी बीच में टांग अड़ाने लग जाता। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है ये यार, एक बार तो दम लगता है, बट जब आप इसको कर लेते हैं देन कंफर्टेबल फील करेंगे। समझ आया बता? हाँ जी। कौन से वाले में? कौन से वाले में? हाँ जी, उसी से आंसर निकाला बेटा। आंसर तो उसी से आया है। वो तो हमने बस यहाँ फिगर बनाई थी, ड्राइंग्स तो वही है अपनी भी। ये देख, एडिशनल प्रॉफिट की ड्राइंग और ये वाली ड्राइंग जोड़। 40,700 प्लस 13,600 बेटा जी, 54,300। और यहाँ पे भी 54,300 ही एडिशनल ड्राइंग्स है। आईओसी विड्रॉ करना बहुत जरूरी है यूश, ये याद रखना। ये देखो, 54,300 ही लिया भाई मैंने। ये देख, मेरा भी 54,300 ही है, मैं दोबारा बता दूं बेटा। मैं कैसे मतलब? 5% इन द सेंस कैसे? नहीं, यहाँ तो जो भी आईओसी अमाउंट डला होता है वही उठाते हैं ना हम तो। नहीं नहीं, वो तो सर प्रॉफिट तो हिलता ना उससे, प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता। अब एक बात जो इसमें दबी हुई है बड़ी देर से वो ये है कि, हाँ जी पूछो पूछो। हम्म। फिर तो आसान हो जाता है, फिर तो आसान हो जाता है। फिर तो यार आप जो मर्जी निकाल लो, वो तो अल्टीमेटली पीएसआर में ही बचेगा ना। फिर तो 78,600 सीधा पीएसआर में बांट दो। हाँ ये बात बिल्कुल है। अगर कहीं इस इंटरेस्ट की रेशियो 5:3:2 होती फिर प्रॉब्लम इतनी ना आती, क्योंकि 78,600 को भी 5:3:2 में निकाल के, चाहे कह दो जी इसमें से पैसा चला गया या इसमें से चला गया, बचा भी 5:3:2 ही होता। ये पॉइंट तो जेन्युइन है भाई, पर इंस्टीट्यूट इतनी नरम दिली दिखाएगा नहीं, मैं पहले कह दूं। हूँ बेटा जी एक चीज पे पर्दा पड़ा हुआ, वो ये था कि ये 3:32 भी तो बांट लो भाई। और चलो सर ये तो वैसे बच्चों वाले पॉइंट है, अब प्रेफरेंस शेयर दे दो सेम रेट के ताकि आईओसी आता रहे। ये तो ना अब समझने की जरूरत है, 13,600 का डिविडेंड लाना है, 10% के रेट पे इतने के प्रेफरेंस शेयर होंगे, बोलो भाई। फिर उसके बाद जी देखो, 272 के प्रेफरेंस जो है 60,000 की जगह बचनी है, और इसमें आपका कोई दिमाग नहीं लगवा रहा होगा बचे हुए को कैसे बांटना। बैलेंस पीएसआर में है, ये ऊपर दे रखा है, तो 60,000 को पीएसआर में बांटना है। पर सर एडिशनल ड्राइंग वाला पॉइंट ना बड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा है, और अगर उसको पूरा क्लियर करना है ना, मतलब आपकी फिर जिम्मेवारी ये बनती है कि आप ऐसा एक चार्ट बनाओ जैसे ये मैंने बनाया कि व्हाट वी हैव रिटेन्ड, मतलब जो हमने रिटेन किया है भाई वो प्रूव कर दिया कि रिटेन्ड अमाउंट इज इन द रेशियो पीएसआर, और कुछ नहीं है सर। बाकी एक यार थ्योरी क्वेश्चन और डाल दिया शायद मैंने चक के, किसी आरटीपी में से मिल गया होगा, तंग काफ़ी किया तुम्हें, 4 नंबर के लिए है। अब ये एलएलपी के साथ एक चैप्टर छोटा सा दे रखा है, थ्योरी दी होती है, तुम्हें फाउंडेशन में ही पड़ी हुई है। कहता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप को एलएलपी के साथ कराओ जी कंपेयर, एप्लीकेबल लॉ कौन से होते हैं। इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उस पे एलएलपी का एक्ट अपना है, पता ही है आपको। नंबर ऑफ पार्टनर पूर्णर की लिमिट, फिर ओनरशिप ऑफ एसेट। मेरे हिसाब से इसमें तो हाथ पैर मारे ही होंगे, लिख दिया होगा। ये तो हो जाता है, ये भी कभी आ जाएगा बेटा, जैसे वो है ना, ऐसी ही है। ठीक है भाई, डन है। कल कौन सा जीएसटी है? हाँ जीएसटी, पहले 3 चैप्टर है, तैयारी कर लेना अच्छी तरह। हाँ बोलो। लो सर बिल्कुल। नंबर ऑफ शेयर्स, फिर उसमें प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का राइट कैसे, प्रेफरेंस कैसे एलोकेट करोगे उसमें से? हम्म।
मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। 332 को बांटा आपने? यार 332 के अंदर ही प्रेफरेंस शेयर है, कोई अलग थोड़ा ना उससे। अच्छा। अच्छा, वो अकाउंट पूरा करने के लिए, जिसका जितना बैलेंस आ रहा है, फिर वो टू बैंक बाय बैंक भी हो गया होगा तो उसमें। हम्म। अच्छा ठीक है, समझ गया भाई। भाई यहाँ इसको पहले पीएसआर में बना के लिख लिया, फिर वो अमाउंट फिल कर दिए बैलेंस फिगर में कि इतना इतना इक्विटी होगा। ये चीज कहना चाहते हो? बट नहीं यार, इसमें तो क्लियर ही था, इसमें तो क्यों हम एम ही कहें। इसमें तो उन्होंने यही कहा था कि आप आईओसी के बदले में कुछ दे दो कि जिससे आईओसी का राइट बना रहे। उसके लिए सीधा है, डीम्ड है कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा है। बाकी प्रॉफिट लॉसेस का स्टैंड वैसा ही बना रहे जैसा पीएसआर में था यहाँ। तो उसके लिए इक्विटी दिया जाता है। कई बार यहाँ कंट्रोल वर्ड यूज कर देते हैं, दे हैव सेम राइट टू कंट्रोल एज दे हैड इन पार्टनरशिप, तो भी उसके लिए इक्विटी देते हैं। ये तो नॉर्मल है। थोड़ी बहुत हिकअप हुई है, नो डाउट। बड़ा चैप्टर था, टाइम टू भी पूरा सूरा ही ਹੁੰਦਾ। कोई नहीं, करते चलो, और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं वो भी करवाएंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर। ओके जी। ओके भाई, ओके ओके।